नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। आंखों देखा भारत में इस समय कुछ चर्चा ऐसी जो राजनीति की भी है और सिनेमा की है। क्योंकि कांस फिल्म फेस्टिवल चला, अनुराग ठाकुर भारत के सूचना प्रसारण मंत्री और बड़े बड़े स्टार अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या और सब लोग बड़े पैमाने पर तो लोग गए ही भारत के। हमारे प्रसून जोशी जो सेंसर बोर्ड के प्रमुख हैं वो भी गए हैं। और इसलिए संदर्भ में मुझे याद करना है कि आंखों देखा भारत हम पहले हिसाब से चलाते रहे तो राजनीति का भी क्या असर रहा है और कैसे भारत में भी फिल्म उद्योग को आगे बढ़ाया गया। यूँ ठीक है कि फिल्म हमारे यहाँ तो बड़े बड़े फिल्मकार पहले भी रहे, कला की दृष्टि से भी रहे। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल तो कहने को तो नाम के लिए 52 से भी कुछ शुरुआत हो गई थी, लेकिन हम थोड़ी सी बात करते आगे जब डेवलप हो गया था। समझिए कि इमरजेंसी और उसके बाद 76-77 जब फिल्मोत्सव के नाम से शुरू होना हुआ, जिसको हम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहते हैं। बड़े बड़े जापानी समय जापान में भी भारत के प्रधानमंत्री गए और भी जापान के लोग भारत की तरफ सिनेमा देख रहे हैं। भारत का सिनेमा उद्योग कितना आगे बढ़ गया है। उस समय में जब सत्यजीत रे का नाम तो था ही, बासु चटर्जी, बासु भट्टाचार्य, श्याम बेनेगल, ऐसे बड़े नामों के साथ जब हुआ तो मैं भी विज्ञान भवन में ही बड़े पैमाने पर फिल्मोत्सव का जो आयोजन हुआ तो ऐसे सब लोगों से बात करके, चूँकि हम कांस कैसे पहुँचे इसलिए मैं उस भारत की बात कर रहा हूँ। और कितनी रुचि नेताओं की भी होती थी। ठीक है, इमरजेंसी में कुछ फिल्मों को रोक लगाई गई, किशोर कुमार और कई चीज़ों को लेकर के नाराज़गी हुई, वो एक अलग मुद्दा है। हम उससे हट कर के बात कर रहे हैं कि जिस समय उसको आगे बढ़ाने के लिए कैसे कोशिश हुई। सबसे दिलचस्प बात क्या है, देश के जो दो बड़े नेता हैं, दो प्रधानमंत्री, उनकी मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। इंदिरा गांधी, वो जब उनको बुलाया जाता था, ये ठीक है सेंसरशिप हुई, फिल्म हुआ, विद्याचरण शुक्ला बड़े विवादास्पद हैं, लेकिन एक दिल्ली में एक चाणक्य सिनेमा हुआ करता था। अब उसका नाम बदल करके कुछ दूसरे ढंग से बन गया है, चाणक्यपुरी में। कैसा अवसर भी आया, उन्हीं के पार्टी से भी जुड़े हुए थे और आपने उस ज़माने के गीत सुने होंगे, बॉबी के, झूठ बोले कौआ काटे वगैरह, उस तरह के फिल्मों के गीतकार थे विठल भाई पटेल। वो राजनीति से भी जुड़े हुए थे और तो इसलिए चाणक्य सिनेमा की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर एक फिल्म का नाम भी अब शायद मैं बताना मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन एक बड़ी ऐसी फिल्म थी जिसका प्रीमियर जिसको कहते हैं, मेरा ख्याल है उसमें मनोज कुमार और ऐसे कुछ लोग थे, मुझे इतना याद तो आ ही गया। तो उसमें इंदिरा गांधी भी बालकनी में बैठी है, हम उनके पीछे वाली पंक्ति में तब बालकनी होती थी, आजकल की तरह मल्टी नहीं थे, लेकिन चाणक्य सिनेमा बड़ा अच्छा माना जाता था उस ज़माने में, अकबर होटल के पास, अशोका उसके पास। और इस दृष्टि से खुद इंदिरा गांधी रात को देख रही हैं, विद्याचरण शुक्ला जो सूचना प्रसारण मंत्री थे वो हैं, फिल्म जगत के लोग हैं, उस फिल्म से बनाने वाले कुछ लोग हैं। तो इस तरह की एक रुचि उनकी थी। एक दूसरे प्रधानमंत्री जो बाद में हुए, अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी भी फिल्में बड़ी दिलचस्पी थी। उससे प्रतिपक्षी नेता थे। इंदिरा गांधी भी एमएसए वगैरह में चलती थी और सिनेमा में कभी कभी जब ऐसा कोई मौका आया तो तब कोई प्रधानमंत्री कार्यालय में या राष्ट्रपति भवन में भी कोई फिल्मी ऑडिटोरियम नहीं बनाया गया था। इसलिए या तो कोई एक सरकार के ये किसी बिल्डिंग में, जहाँ इसको कहते हैं फिल्म डिवीज़न का जो था, उसमें ज़रूर कभी कभी ऐसी फिल्मों का होता था। तो सिनेमा घर में भी जाकर इंदिरा गांधी जैसी नेता वहाँ जाकर के दर्शक साहब दूसरी उसमें है, वो बालकनी में जो होता था कि दो पंक्तियाँ उनके लिए है, ज़्यादा सुरक्षा नहीं होती थी। हम भी वहीं बैठे देखा और बाहर निकल करके बड़ा हंस करके लोगों से बात कर रहे हैं। बल्कि यदि वैसे कहें तो वो बाकायदा पूछे, भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है, विद्याचरण शुक्ल से उन्होंने पूछा था। देखा जाए तो आज तो मैं उसका जिक्र कर सकता हूँ चूँकि दोनों दुनिया में नहीं है। मैंने इतना खुल करके बात करना सिनेमा में देख करके ना, सिनेमा में होता था गर्लफ्रेंड की चर्चा है, प्रेम प्रेमिकाओं की चर्चा है। विद्याचरण शुक्ला ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही उतने यंग थे उनसे, लेकिन फिर भी उनके मंत्री थे और सूचना प्रसारण के। और अटल बिहारी वाजपेयी वो स्कूटर पर जाते थे। कई बार अडवाणी जी फिल्म समीक्षा लिखा करते थे। लाल कृष्ण अडवाणी, हम आज कहते हैं अनुराग ठाकुर क्या बड़े यंग आदमी जो बन गए हैं, या उसके पहले कोई मंत्री रहे तो उनकी फिल्मों में क्या रुचि है, लेकिन या अभी भी कोई सितारा होता है तो उनको लिए कहते हैं भाई ये क्या है, फिल्म वालों से बड़ा आकर्षित हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी के पास यदि कोई फिल्म सितारे अक्षय कुमार कोई बात करें तो कहेंगे अरे मोदी जी बड़ा प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उस ज़माने में भी ऐसा होता था। तो देखने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जाते, अडवाणी जी फिल्म समीक्षा ऑर्गेनाइज़र जो समय जिसका भी उस समय भी उसके भी 75 वर्ष हुए हैं, 5 जन ऑर्गेनाइज़र। तो अडवाणी जी बेसिकली उस तरह के संपादक नहीं रहे, लेकिन वो फिल्म समीक्षा लिखा करते। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रचारक थे। उनको काम क्या दिया गया, आप फिल्म की समीक्षा लिखेंगे। और अटल जी को तो बड़ा शौक था फिल्मों के बारे में बात करने का। तो ये कहना कि वो जीवन में उनके लिए भी सिनेमा का एक महत्व है। और अच्छे आर्ट की फिल्में, जैसा मैंने कहा कि हम श्याम बेनेगल की आज चर्चा करते हैं, लेकिन उस समय भी
यदि सत्यजीत रे हैं कि मृणाल सेन हैं, या जैसा मैंने कहा बासु भट्टाचार्य, जबकि उनकी फिल्मों में बहुत पैसा नहीं कमाते थे, लेकिन जीपी सिप्पी हैं। बाद में मनोज श्याम जोशी जैसे संपादक जो हमारे हुए, वो भी, उनको भी फिल्म वालों ने संपर्क किया। जब सीरियल बनने लगे या कुछ हुआ तो रमेश सिप्पी वगैरह के साथ हम लोग भी मिले। लेकिन उस ज़माने मनोज कुमार जैसे, मनोज कुमार की जो पत्नी है वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की उस समय की अध्यक्ष सविता बहन थी, और सुपर बाजार की भी प्रमुख हुआ करती थी। तो वो विठल भाई पटेल की वजह से ऐसे कई लोगों से, राज कपूर के साथ, मनोज कुमार के साथ, सिप्पीस के साथ, ये सुभाष घई के साथ, ऐसे जो प्रोड्यूसर बड़े जो आज दामी हैं, उनसे भी मुलाकात होने के अवसर मिलते हैं। लेकिन मैं चूँकि एक तरह से मेरा कोई सिनेमा के लोगों के प्रति मुझे कोई बहुत ऐसा आकर्षण नहीं लगता, चूँकि आप उठी के बीच बैठे हैं, वो खा रहे हैं, वो होटल में जहाँ ठहरे वहीं आप 2 घंटा बैठे, तो हमें कोई आकर्षण, हाँ कहीं कहीं मनोज कुमार के साथ जो इस तरह के फोटो होंगे कभी हो। तो मुझे ऐसा लगता है भारतीय सत्ता के साथ भी सिनेमा का जब जिस तरह से परिवर्तन आए हैं उस पर उस समय, और इसीलिए जब जापान के हमारे कहा जाए नकल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। रशिया के साथ जो संबंध राज कपूर की फिल्मों में आप देखिए, मेरा नाम जोकर वगैरह जिस तरह की फिल्में बनी, तो उसमें रशिया, सोवियत संघ जो उस समय हुआ करता था, जो बाद में आज रशिया है, उसके साथ कोलैबोरेशन वाला शुरुआत जैसे कहना चाहिए विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी उस समय राज कपूर का नाम बहुत हुआ। दिलीप कुमार भी आते थे फिल्म फेस्टिवल में, सायरा बानो आती थी, वहीदा रहमान आती थी। तो ऐसे जो कलाकार हैं, अमिताभ बच्चन तो है ही, वो इंदिरा गांधी के परिवार से कहना चाहिए कि उनके पिता हरिवंश राय बच्चन जो बहुत बड़े कवि भी थे, साहित्यकार। तो लेकिन वो दौर ऐसा था जब अमिताभ बच्चन आ रहे थे, शोले फिल्म तो आई थी 75-76 के आसपास, उसके पहले तो स्ट्रगल ही करते रहे, उस समय उसने पीक पर भी नहीं पहुंचे थे, बल्कि लोग कहते ही थे कि साहब जो इंदिरा गांधी परिवार से संबंध है इसलिए शायद अमिताभ को मिला। लेकिन अमिताभ को राजेश खन्ना के साथ जो काम मिला था, जो खुद भी वो बाद में मानते रहे, और बाद में वो कभी चुनाव लड़ने गए तब भी मैंने उनसे चर्चा की कि आप उस समय शोले में यंग एंग्री मैन थे, अब यहाँ पर जो एंग्री यंग मैन रहेंगे तो चुनाव कैसे करेंगे। तो फिल्मों के लोग भी किस तरह से राजनीति में, सुनील दत्त, राजेश खन्ना दिल्ली में वही अडवाणी जी के खिलाफ राजेश खन्ना चुनाव भी लड़े। हम इसलिए इसकी चर्चा करें, आप भारत में कई दिशा में प्रगति हो रही थी। नेता, यदि हम जैसे टेक्नोलॉजी की हमने बात की, राजीव गांधी के समय में क्या हुआ, लेकिन उससे पहले भी सिनेमा इंडस्ट्री में, दुनिया में, जबकि हमारे पास बहुत कम साधन थे, बड़े बड़े कैमरे होते थे, बड़ा मुश्किल होता था शूटिंग करना, घंटों पूरा दिन सूर्यास्त दिखाना है तो पूरा दिन लगा देंगे, सूर्योदय होता दिखाएंगे। लेकिन हमें कोशिश थी कि हम जापान की तरह कोई अच्छी फिल्म बना सकते हैं क्या, हम अमेरिका की तरह अच्छी। सत्यजीत को इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व मिला क्योंकि यहाँ भी उनको सम्मान सरकारें इस रूप में देती थी कि बहुत बड़े कलाकार हैं। बासु भट्टाचार्य, उनकी फिल्मों में पैसा नहीं कमाते थे, बहुत संघर्ष होता था, पैसा मिलना बहुत मुश्किल होता था। इसीलिए फिल्म वित्त निगम बना, फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन बना। बच्चों की फिल्म के लिए भी उसी काल में जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ में, तब हुआ कि नहीं, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी करके जो बनाया गया, आज भी या ट्रस्ट बनाया गया कि बच्चों के लिए कोई अच्छी फिल्में बनाई जा सके। उस तरह से कितना आगे हमारा सिनेमा उद्योग, जो आज दुनिया में दक्षिण भारत की जो फिल्में आई जिसकी चर्चा कर रहे थे, तब दक्षिण भारत में उतनी फिल्में नहीं बनती। दक्षिण के लोग तो होते थे मलयालम में या कन्नड़ में, बांग्ला में सबसे ज़्यादा उस समय प्रमुखता उसको मिली, गुजराती की फिल्में बनना शुरू हुई। लेकिन ये सही है कि आज जितना दुनिया में आगे बढ़ चुका है, हम लोग हॉलीवुड एक तरह से पीछे छूटता जा रहा है। उसके पीछे ये पृष्ठभूमि है, क्वालिटी प्लस उसमें इम्प्रूवमेंट, फिर टेक्नोलॉजी, और उसमें सरकारों की तरफ से कोई, देखिए उसमें सरकारें पैसा तो नहीं लगाती है फिल्मों में, और इसीलिए मैंने आपको जैसा बताया, एक तरफ सिनेमा उद्योग बढ़ रहा था लेकिन सरकार को अपने, इसलिए फिल्म डिवीज़न था, मनोज श्याम जोशी और बड़े बड़े ऐसे साहित्यकार वहाँ काम किए। उसकी वजह क्या थी कि फिल्म डिवीज़न ऐसी फिल्म बनाए जिससे सरकार, इंदिरा गांधी जा रही हैं या अटल बिहारी जा रहे हैं या गुजराल जा रहे हैं, तो उनके लिए फिल्म डिवीज़न पहले सिनेमा फिल्म शुरू होने से पहले एक अनिवार्य जैसा था कि भाई पहले वो दिखा दीजिए ताकि मालूम पड़े कि भारत में टेलीविज़न भी उतना आगे नहीं आया था। तो हमारे सिनेमा उद्योग ने, सिनेमा घरों ने एक उसका एक बड़ा, जयपुर का या मुंबई के कुछ सिनेमाघर ऐसे थे, मराठा मंदिर, उसको सिनेमा हॉल देखने के लिए लोग लड़ाए थे, उस पर सिनेमा आएगा चाहिए। और फिल्में कितने चलती थी, 6 महीने, साल भर एक ही फिल्म चल रही है। आज तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद अच्छे अच्छे बड़े बड़े कलाकारों की फिल्म हट जाती है। हमारा ये सिनेमा उद्योग दुनिया में जिसने नाम कमाता रहा है, उसमें इस तरह, और इसीलिए फेस्टिवल, मैंने जैसा बताया, मयूर अवार्ड जो होता है हमारा, पिकॉक अवार्ड जिसको कहते हैं, सबसे बड़ा प्रमुख, वो उस समय ही शुरू हुआ 75-76 में, और उस समय से ही ये परंपरा बनी कि हमें भारत में भी हम करें।
और आश्चर्य की बात है उस समय भारत वालों को बहुत एक दो नाम ऐसे हैं, गोविंद निहलानी को जैसे मुझे अभी भी याद है 76 में मिला था, जो बाद में सेंसर बोर्ड के बने, कुछ विवाद भी आए, लेकिन और सब निर्माताओं या निर्देशकों को बजाय गोविंद निहलानी को वो पुरस्कार मिला था उस समय में, उस पहले दौर में। और लोगों बाद में भी कुछ आए, गौतम घोष आए, उनको मिला। जरूरी नहीं कि आपको भारत के फिल्म जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हों उनमें भारत वालों को इनाम मिले। जापान वालों को मिलता था, स्पेन वालों को मिलता था, कोरिया को मिल जाता था, तो ऐसे अलग अलग कंट्री के। और उन दिनों में मुझे जबकि मैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता था, लेकिन फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जाके वैसे डायरेक्टरों के साथ इंटरव्यू करने के अवसर मिलते थे, तो मुझे लगता है कि अलग तरह का अनुभव है उनके यहाँ, क्या किस तरह से समाज आगे बढ़ रहा है उसको फिल्मों में वो कैसे प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा, कमलेश्वर, मनोहर श्याम जोशी ऐसे दो बड़े हिंदी के संपादक हुए जो फिल्मों के बारे में भी अथॉरिटी थे, बाद में फिल्म उद्योग में भी उन्होंने सहयोग दिया। और उनमें जो विजुअलाइज करने का, टेलीविज़न भी जो आज क्रांति है, उसमें ऐसे भारत के संपादकों की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। बल्कि यदि कहें कि मनोहर श्याम जोशी के गुरु थे, हिंदी के दर्शक या पाठक हमारे समझ सकते हैं, अमृतलाल नागर, नीरज, जिस समय जिसको कह सकते हैं कि अब्बास फिल्म बनाते, ख्वाजा मोहम्मद अब्बास जो हैं वो भी बड़े अच्छी फिल्म, एक प्रगतिशील टाइप की फिल्म बनाते थे। उसमें गीत किसके थे? धीरज के। उसमें युवा पीढ़ी, शंखला, छात्रों के आंदोलन, नई उम्र की नई फसल जैसे उसमें ना उस तरह का कारवां गुजर गया, हम देखते रहे। तो ऐसे धीरज के गीत हो। और अमृतलाल नागर जो बहुत बड़े साहित्यकार, जो मनोहर श्याम जोशी और बड़े बड़े साहित्यकार संपादकों के भी गुरु रहे, कई उनके उपन्यास, उनको कई सम्मान भारत सरकार के मिले। वो लखनऊ से जाकर के मुंबई में रहे कुछ वर्ष, फिल्मों के लिए बहुत कुछ लिखा, लेकिन उन्होंने उसके बाद तो उनको वो रास नहीं आया लिखने पढ़ने का, वो वापस लखनऊ चले गए। पैसे का कोई मोह नहीं होता था लिखने का। दिन भर लिखने के बाद राज कपूर का मुझे याद है, मुंबई एक बार गए, रात भर वो बैठ करके गाने की 4 पंक्तियों के लिए उसी को आगे, उनके लिए शंकर जयकिशन भी साथ बैठे हैं, राज कपूर बैठे, विठल भाई पटेल बैठे, और रात भर ही उन 4 पंक्तियों पर ही काम हो रहा है। कई हफ्तों तक बाद में भी काम होता रहा। ये मेहनत से सिनेमा उद्योग आगे बढ़ा है और उसमें हर तरह के समाज के लोग, कहीं दूर दराज से आए हुए लोग, जैसा मैंने कहा फोक संगीत, झूठ बोले कौवा काटे एक फोक संगीत था, जिसको कहते उसको संगीत था, उसको दूसरे ढंग से बना करके फिल्मों के लायक बनाया गया बॉबी फिल्म में। और उसके बाद बहुत ही पॉपुलर हुआ। ऐसी कई फिल्मों में उन्होंने बहुत सामाजिक, वो कवि भी थे। और विठल भाई पटेल उन कवियों में से थे जो मंत्री रहते हुए, कांग्रेस पार्टी में रहते हुए सत्ता के खिलाफ बड़ी बड़ी कविताएं लिखते थे, उनको किसी ने नहीं रोका। कमलेश्वर की आंधी की चर्चा लोग करते हैं, उस पर तो लोग उस समय बहुत नाराज हुए। बाद में तो उन्हीं को दूरदर्शन का महानिदेशक, माने डिप्टी महानिदेशक बनाया गया था। तो आलोचना करने में भी उनकी कोई चूक नहीं होती, जो भारत के साहित्यकार और सिनेमा से जुड़े हुए लोग थे। ये भारत हमने देखा है और इसीलिए भारत आज भी आगे बढ़ रहा है। भारत में जो नई क्रांति हो रही है सिनेमा के क्षेत्र में भी अग्रणी हो रहा है, इसलिए इसकी ये परंपरा रही है। मेरा ख्याल है हम यहीं विराम देते हैं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है आप अवश्य अपने कमेंट लिखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।